आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका प्रिय मित्र उपेंद्र। आइए हम सब आज के सेशन में बात करते हैं एक गुड क्लासरूम कैसे होना चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। 6 एस्पेक्ट ऑफ गुड क्लासरूम। 6 एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम: प्लानिंग, TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पीपल ऑर्गेनाइजेशन या सीटिंग अरेंजमेंट, क्लासरूम कल्चर, क्लासरूम ट्रांजेक्शन, असेसमेंट या एवोल्यूशन। यही 6 चीज़ों के साथ साथ और भी कुछ ज़रूरत चीज़ें हैं जो कि क्लासरूम के लिए अच्छे क्लासरूम के लिए चाहिए। बेसिक मैनेजमेंट: क्लीन एंड ऑर्गेनाइज क्लासरूम यानी कि क्लासरूम साफ सुथरा एवं सुसज्जित होना चाहिए। अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी ऑफ टीचर 95% नॉन नेगोशिएबल यानी कि 95% जो टीचर का उपस्थिति है इसमें कोई समझौता नहीं है। उस तरह बच्चे का उपस्थिति में भी 80% से 95% उपस्थिति ये रहना ही रहना है, इसमें कोई समझौता नहीं है। एट्रैक्टिव क्लासरूम डिस्प्ले यानी कि क्लासरूम में प्लान के हिसाब से यानी कि गतिविधि के हिसाब से अकॉर्डिंग डिस्प्ले होना चाहिए। बेसिक TLM अवेलेबल इन क्लासरूम एज पर प्लान योजना के हिसाब से यानी कि प्लान के हिसाब से जो आवश्यक सामग्री पठन सामग्री यानी कि TLM क्लासरूम में अवेलेबल होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स एज पर प्लान यानी कि प्लान के हिसाब से लेसन प्लान, बच्चे की अटेंडेंस और साथ ही साथ कौन सा बच्चे इरेगुलर हैं उन्हीं बच्चे का घर को होम विजिट करना, उसका होम विजिट रजिस्टर और बच्चे की प्रोग्रेस रजिस्टर, ये सारी चीज़ मेंटेन होना चाहिए। एम्पल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी कि एज पर प्लान टीचर को यही पता होना चाहिए कि उनके पास क्लासरूम में यूज करने के लिए जो स्टेशनरी मटेरियल है, आवश्यक मटेरियल है, वो है कि ख़त्म हो गया है। यानी कि प्लानिंग रजिस्टर हुआ, चौक हुआ, ये ज़रूरती चीज़ें पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरे पास नहीं है तो मैं कहाँ से उसका मतलब लाया जाए, उसका प्री प्लान होना चाहिए। चाइल्ड प्रोफाइल प्रिपेयर यानी कि बच्चे का पर्सनल डिटेल्स, फैमिली बैकग्राउंड, लर्निंग डिटेल्स, ये सब मेंटेन होकर रहना चाहिए। टीचर हैज़ रेपोज विथ गवर्नमेंट टीचर, SMC मेंबर एंड पेरेंट्स। टीचर के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। SMC विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए और पेरेंट्स अभिभावक के साथ भी अच्छा संबंध होना चाहिए। साथ ही साथ नंबर ऑफ मीटिंग अटेंड बाय द टीचर जो कि वीकली मंथली मीटिंग यानी कि टीचर वो सप्ताह में एक बार या मंथ में भी एक बार मीटिंग जो कि रिव्यू मीटिंग होता है, लर्निंग में क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या फेलियर हुआ, वहाँ चर्चा करते हुए कुछ मटेरियल आगे क्या बच्चे का प्लान क्या है, वो सारे चीज़ के ऊपर जो चर्चा होता है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑर्गेनाइज पेरेंट्स SMC and youth meeting and share achievement and problem in learning यानी कि महीना में एक बार अभिभावकों के साथ, ऐसे विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ, गांव के युवाओं के साथ बैठे करके लर्निंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कौन सा बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा होना चाहिए। ये अभी जो चर्चा किए बेसिक मैनेजमेंट का जितने बिंदु हैं, ये सारी चीज़ में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कंपल्सरी होना ही होना है। साथ ही साथ दोस्तों
बात करते हैं अभी प्लानिंग के बारे में, यानी कि लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान जैसे कि प्लानिंग मस्ट बी डू इन 2 लेवल, मेंटली एंड रूटीन। टीचर जब लेसन प्लान बनाते हैं, रूटीन में लिखते हैं, साथ ही साथ उनको मेंटली यानी कि मानसिक तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए। डेली प्लान वेल कोऑर्डिनेट विथ सिलेबस, यानी कि दैनिक जो प्लान लिखते हैं वो सिलेबस के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। टीचर अवेयर ऑफ चिल्ड्रेन हु आर गोइंग स्लो एंड प्लान्स फॉर एक्स्ट्रा अटेंशन टू देम। टीचर को जानकारी होना चाहिए कि क्लासरूम में कौन सा बच्चे पीछे जा रहे हैं, तो वही बच्चे के लिए प्लान करना चाहिए, कर सकना चाहिए कि एक्स्ट्रा अटेंशन टू देम, यानी कि स्पेशल फोकस, स्पेशल समय उनको देना चाहिए। टीचर हैज ए चाइल्ड वाइज प्लान फॉर फॉलोइंग बिहाइंड चिल्ड्रेन टू एंश्योर देम कंप्लीट सिलेबस विद इन टाइम, यानी कि समय सीमा के हिसाब से, समय के अनुसार टीचर के पास यही प्लान भी होना चाहिए कि जो बच्चे लर्निंग में यानी कि फॉलोइंग बिहाइंड चिल्ड्रेन, यानी कि लैगिंग बिहाइंड, जो बच्चे पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं, उसी तरह बच्चे का भी चाइल्ड वाइज प्लान टीचर के पास होना चाहिए। कौन सा बच्चे पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं उनका भी बारे में जानकारी होना चाहिए, और उनको भी उसी समय के दायरे में उनको फोकस करते हुए लर्निंग देना चाहिए। प्लान टेक्स केयर फॉर प्रीवियस वीक शॉर्टफॉल एंड एंश्योर सिलेबस टू प्रोसीड ऑन टाइम, यानी कि पहले सप्ताह में जो पढ़ाया गया प्लान में कुछ कमी हुआ क्या, बच्चे सीखे कि नहीं, और वो प्लान क्या पीछे जा रहा है क्या, तो वो उसको भी कहाँ ना कहाँ टीचर को अगले आने वाला प्लान के साथ रिलेट कर सकना चाहिए। और साथ ही साथ जो रिमेनिंग हो गया है और रह गया है, उसी प्लान को आगे आने वाला वीक प्लान में, यानी कि डेली जो लेसन प्लान में उनको शामिल करते हुए क्लासरूम में बच्चे के पास ले जाना चाहिए। अभी बात करेंगे टीएलएम के बारे में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री। डेफिनेशन ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इज ए जेनेटिक टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द रिसोर्सेज टीचर्स यूज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये एक ऐसा चीज़ है, ये ऐसा चीज़ें हैं जो कि कोई भी चीज़ों के ऊपर कोई भी जानकारी देते हैं, तो टीचर को समझाने के लिए एक ऐसा माध्यम है कि वो सहज सरल बनाए। टीचर प्रिपेयर ओन टीएलएम ऑफ प्रॉपर क्वालिटी एज पर ट्रेनिंग, यानी कि टीचर ट्रेनिंग के हिसाब से प्रॉपर शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार कर पाना चाहिए, और उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। टीचर यूजेस टीएलएम इन ए प्रॉपर वे एज पर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में यानी कि तालीम जो होता है जिस तरह दिया जाता है, वहाँ जिस तरह यूज किया जाता है, उस तरह क्लासरूम में भी टीएलएम का प्रॉपर यूज करना चाहिए। ऑल ऑफ चिल्ड्रन हैव वा बुक, और बच्चे के हर एक बच्चे के लिए कार्य पुस्तिका यानी कि कार्य फर्द होना चाहिए, ताकि जो दैनिक जो पढ़ा जाता है वो सीखने के साथ साथ डेली कार्य पुस्तिका में भी अभ्यास के स्वरूप होना चाहिए, ताकि बच्चे को एक अच्छा लर्निंग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, और ज़्यादा उससे मदद मिलता है टीचर को। टीएलएम, टाइप्स ऑफ टीएलएम, यानी कि टीएलएम का प्रकार। ऑडियो एड्स, यानी कि रेडियो, टेप रिकॉर्ड, विजुअल एड्स, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, मैप, पिक्चर, न्यूज़पेपर, फ्लैश कार्ड, बुक्स, मॉडल्स, जो कि फिजिकली अवेलेबल रहता है। साथ ही साथ ऑडियो विजुअल एड्स, जो कि सुनना और विजुअल देखने वाला
टेलीविज़न, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, सिनेमा, फ़िल्म स्ट्रिप, स्लाइड प्रोजेक्ट। तो ये सारे चीज़ जो है कि ये अलग-अलग टीएलएम का प्रकार है जो कि क्लासरूम में बच्चे के साथ यूज़ किया जाए। चलिए चर्चा करते हैं पीपल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट यानी ग्रुपिंग के बारे में। We we may be organized. There are four types of sitting arrangement in our classroom. यानी कि एक क्लासरूम में हम 4 प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट बैठने का तरीका दिखता है, जो कि होल क्लास में, ग्रुप क्लास में, इंडिविजुअल क्लास और पेयर क्लास। यानी कि होल क्लास यानी कि यू शेप में भी बैठा सकते हैं, गोला में भी बैठा सकते हैं, क्यूब में भी बैठा सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी काम ग्रुप में दे रहे हैं तो ग्रुप में भी बिठाना। साथ कोई बच्चे को व्यक्तिगत के हिसाब से कुछ टास्क दे रहे हैं तो उसमें व्यक्तिगत के हिसाब से कैसे बिठाना। कोई टास्क दोनों बच्चे मिल के करना चाहिए उस जो एज पर प्लानिंग के हिसाब से, तो दोनों बच्चे को एक साथ में बिठाना। तो ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का तरीका है। साथ ही साथ हम एक सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि पीपल ऑर्गेनाइजेशन में क्या सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, कैसे हमको वो चीज़ को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ग्रुप फॉर्मेशन फॉर्मेशन करना चाहिए, ग्रुप लीडर को आइडेंटिफाई करना चाहिए और टीचर वर्किंग मिक्स एबिलिटी ग्रुप्स लिंक विद बेसलाइन। यानी कि बच्चे का बेस क्या है, उसी को आधार करके यानी कि मिक्स एबिलिटी ग्रुप जहाँ गर्ल्स भी हो बॉयज़ भी हो, मल्टीग्रेड यानी कि अलग अलग क्लासेस का बच्चे भी हो उसी ग्रुप में। साथ ही साथ लर्निंग में लेवल में जो बच्चे थोड़ा आगे हैं और जो बच्चे थोड़ा पीछे हैं, उस दो उस तरह बच्चे भी उसी ग्रुप में हो। ये उस तरह बनाना चाहिए ग्रुप्स। व्हाइल चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप टीचर मूव्स अराउंड एंड ऑब्जर्व केयरफुली। जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं या ग्रुप में काम करने के समय में टीचर शिक्षक उसी ग्रुप को मतलब ग्रुप जाके देखना चाहिए, ग्रुप को ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं बच्चे, जो टास्क को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसी समय कहाँ सहयोग चाहिए टीचर वहाँ सहयोग करना चाहिए। ग्रुप लीडर इज परफॉर्मिंग सम रोल्स टास्क असाइन बाय टीचर। टीचर जो टास्क देते हैं या क्लासरूम में देते हैं तो उसी टास्क को जो ग्रुप में करने के लिए, तो उसी ग्रुप में टास्क को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ग्रुप लीडर का जो रोल है कि वो उसी ग्रुप में बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो टीचर को जानकारी देना चाहिए। साथ ही साथ ग्रुप लीडर्स वर्किंग एज असिस्टेंट टीचर सपोर्टिंग अदर चिल्ड्रन। यानी कि उसी ग्रुप में जो ग्रुप लीडर है वो असिस्टेंट टीचर की तरह काम करना चाहिए। जैसे कि कोई भी बच्चे उसी ग्रुप में कोई टास्क नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी हम चर्चा करते हैं क्लासरूम कल्चर के बारे में। यानी क्या, यानी कि क्लासरूम कल्चर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। टीचर एड्रेसेस चिल्ड्रेन बाय देयर नेम, वर्क टुगेदर विद देम, देयर इज़ नो फेयर एमंग चिल्ड्रेन। यानी कि टीचर बच्चे के नाम लेके बुलाना चाहिए, बच्चे के साथ ही मिल के काम करना चाहिए। जैसे कि बच्चे को फील ना हो कि यानी कि बच्चे का मन में डर नहीं हो, भय नहीं हो, वो जयफुल आनंददायक शिक्षा वो ले, उस तरह माहौल क्रिएट करना चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट जॉइंटली कीप द क्लासरूम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। मतलब टीचर एवं बच्चे दोनों मिल के साथ ही क्लासरूम को साफ सुथरा एवं उसको ऑर्गेनाइज सुसज्जित करना चाहिए।
टीचर नो व्हिच चाइल्ड इज एब्सेंट एंड व्हाई, और व्हिच चाइल्ड इज फेसिंग ए प्रॉब्लम। टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चे एब्सेंट है और क्यों है, उसका कारण भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कौन सा बच्चे प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और कैसे क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में भी टीचर को पता होना चाहिए। टीचर एप्रिसिएट एंड एनकरेजेस चिल्ड्रन। क्लासरूम में टीचर बच्चे को उत्साहित करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप बहुत अच्छे सीख रहे हैं, आप अच्छे बोल रहे हैं, और आगे अच्छा अच्छा कीजिए। हर समय बच्चे को एनकरेज करना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए उनका काम को। साथ ही साथ टीचर अंडरस्टैंड इमोशंस, यानी प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। और साथ ही साथ बच्चे को बच्चे का इमोशन, भावनाओं को टीचर समझना चाहिए, उनका प्रॉब्लम क्या है, और सॉल्व करने के लिए कोशिश करना चाहिए। प्रॉब्लम के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, टीचर को कोशिश करना चाहिए। और इमोशन, ये जो इमोशन वर्ड है ना, कि इमोशन एक ऐसा शब्द है कि भावनाओं को जब तक टीचर या कोई भी जगह क्लासरूम में टीचर बच्चे का भावनाओं को जब तक नहीं समझता है, और उसके हिसाब से कुछ जो पढ़ाने के लिए पढ़ाता है, तो बच्चे कभी भी नहीं सीख पाएगा। क्योंकि बच्चे अलग-अलग ये से आते हैं। कोई बच्चे भूखे आते हैं, कोई बच्चे घर में मम्मी-पापा को कुछ पैसा या कुछ ज़रूरत चीज़ें माँगा होगा, तो मम्मी-पापा ने या किसी ने मारा होगा, तो और किसी ने तबीयत खराब होगा किसका, तो वो सब अलग, कोई-कोई अलग-अलग सिचुएशन से आते हैं, अलग-अलग एरिया से, अलग-अलग सिचुएशन से आते हैं। तो वो जो क्लासरूम में टीचर जब पढ़ाते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो लेकिन बच्चे को वो लेने के लिए तैयार होना चाहिए। तो उस तरह, क्योंकि वो अभी तबीयत खराब है, तो वो जितना भी समझाने से, जितना भी बताने से वो कैसे सीखेगा? तो उनको उनका इमोशन को टीचर को समझना चाहिए कि वो मैं जो देने जा रहा हूँ, जो उनको बताने जा रहा हूँ, वो क्या लेने के लिए तैयार है क्या? इसके लिए इमोशन जो वर्ड है, ये छोटा नहीं है। तो हर एक क्लास में यदि हम सारे दुनिया में यदि बच्चे को भावनाओं को समझ के यदि क्लासरूम में बच्चे को शिक्षा दिया जाएगा, तो हर कोई बच्चा ज़रूर अच्छा से एक्सेप्ट करेगा, सीखेगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन फ्रीली आस्क क्वेश्चन टू द टीचर, यानी कि अ, टीचर को बच्चे सवाल पूछ सकना चाहिए। क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ के बच्चे टीचर को बेझिझक सवाल पूछें। तो ये सारे चीज़ यदि हम लोग क्लासरूम कल्चर में ध्यान देते हैं, तो ये एक बेस्ट गुड क्लासरूम का ये एक हिस्सा है, और बच्चे अच्छा सीखने के लिए एक उस तरह माहौल बनता है। अभी बात करेंगे क्लासरूम ट्रांज़ैक्शन, यानी कि क्लासरूम में जो आदान-प्रदान होता है, वो कैसे होना चाहिए। क्लासरूम ट्रांज़ैक्शन मस्ट बी डू इन 5 वे, यानी कि ई1 ई फॉर एंगेज, यानी कि आकर्षित करना, स्वयं को बाँधना। ई2 यानी कि सेकंड जो ई है, इसका मतलब एक्सप्लोर, यानी कि खोजना, छानबीन करना। तीसरा ई है एक्सप्लेन, यानी कि समझाना, कारण बताना या जवाब देना। चौथा ई है इलाबोरेट, यानी कि विस्तार करना, व्यापक करना या व्याख्या करना। पाँचवा ई है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन करना। तो ये 5 ऐसे पहलू है क्लासरूम ट्रांज़ैक्शन का, या क्लासरूम में जो आदान-प्रदान हो करने का। तो इसी वे में हम यदि जाते हैं, तो एक प्रॉपर
सीखने का एक प्रक्रिया यही होता है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, टीचर कंप्लीट द प्लान फॉर द डे सब्जेक्ट विदिन द डिसाइडेड आवर्स स्टिपुलेटेड, यानी कि टाइम का जो मैनेजमेंट टाइम का महत्व रखता है। और जो टीचर जब प्लान लेके जाते हैं उसको कंप्लीट करते हैं करने के लिए क्लासरूम में, और जो निर्धारित जो समय है उसी को समय ध्यान देते हुए प्लान को क्लासरूम में बच्चे के पास देना चाहिए। Time management improves with teacher effectively switching between one activity and the next as per plan, and completing the 5 to 6 activities planned within the planned duration। इस यानी कि वो समय टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए कि टीचर को कि एक सेशन ख़त्म होता है कि दो एक एक्टिविटी होता है ख़त्म होता है तो तुरंत और एक एक्टिविटी को कैसे स्विचिंग करना, यानी कि तुरंत वहाँ जंप करना कैसे किया जाए, और वही समय समय के आधार पर कैसे प्लान को यदि किया हुआ प्लान को कंप्लीट किया जाए उस पे उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। टीचर फोकसेस मोर ऑन द शाय क्विट चिल्ड्रन एज कंपेयर टू द कॉन्फिडेंट टॉकेटिव वंस, यानी कि टीचर को ये भी ध्यान देना चाहिए, ये भी फोकस करना चाहिए कि जो बच्चे क्लासरूम में शाय हैं, यानी कि कोई चुपचाप बैठते हैं, बातें नहीं करते हैं, उस तरह बच्चे को जो बच्चे क्लासरूम में ज़्यादा बातें करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, उसी बच्चे के तुलना में जो बच्चे कम बातें करते हैं उसी बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। साथ ही साथ टीचर अटेम्प्ट टू सिंग, डांस, एक्ट एंड ड्रॉ विदाउट हेजिटेशन। टीचर ये भी कर सकना चाहिए कि गीत गाना, नाचना, एक्टिंग करना, कुछ ड्राइंग करना, ये भी बिना हेजिटेशन में, बिना दुविधा के साथ टीचर को कर सकना चाहिए। इफेक्टिव मोमेंट एंड वॉइस मॉड्यूलेशन बाय टीचर, कोई भी कहानी सुनाते हैं या कोई चीज़ बताते हैं तो टीचर का इस तरह प्रेजेंटेशन बच्चे के सामने होना चाहिए, वॉइस का उतार चढ़ाव होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ लाउडली बात किया जाए, कहाँ स्लोली बात किया जाए, सिचुएशन के हिसाब से कैसे बात किया जाए, उस तरह टीचर के पास होना चाहिए। चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग एटलीस्ट 60% इन ईच एक्टिविटी, यानी कि बच्चे का भागीदारीता मिनिमम 60% होना चाहिए, हर एक गतिविधि के हिसाब से होना चाहिए। टीचर स्पीकिंग, चिल्ड्रन स्पीकिंग 50-50, यानी कि दोनों का भागीदारी 50-50 होना चाहिए। टीचिंग स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड एज पर प्लानिंग, पिक्चर रीडिंग, लाउड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, ये जो गतिविधियां हैं टीचर प्लान के हिसाब से ये गतिविधियां भी तय होना चाहिए। टीचर कैन मूव विथ ईजी बिटवीन होल क्लास, ग्रुप क्लास, इंडिविजुअल क्लास एंड क्लास इंटरेक्शन, यानी कि टीचर गतिविधियां के हिसाब से स्ट्रेटेजी के हिसाब से कहाँ पे होल क्लास में बिठाना चाहिए, कहाँ पे ग्रुप में बिठाना चाहिए, कहाँ पे व्यक्तिगत के हिसाब से बिठाना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से मतलब क्लासरूम से बाहर भी लेके कहाँ गतिविधियाँ करना चाहिए, और ये सारी चीज़ का प्लान होना चाहिए, और उसके हिसाब से क्लासरूम में बच्चे को का शिक्षा का आदान प्रदान होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि असेसमेंट और जो इवैल्यूएशन क्या है।
Definition of evaluation and assessment and evaluation. Assessment and evaluation is the process of judging something's quality, importance or value or a report that include this information. कोई ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अ, इसके अनुसार जजिंग किया जाए कि कुछ क्वालिटीज़ में परिमाण में, क्वांटिटी में, इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा कैसे महत्व रहता है और वैल्यू उसका क्या वैल्यू है और उसका उसी को इंक्लूड करते हुए इसको इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ तथ्य हम संग्रह करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये सारी चीज़ को ध्यान दिया जाता है। और सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है ये असेसमेंट का एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके आधार पर ही ये असेसमेंट होता है सीसी के अनुसार। और ये कहाँ ना कहाँ हमारे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये वर्णित है। तो असेसमेंट कैसे होना चाहिए? टीचर अवेयर ऑफ ईच चाइल्ड लर्निंग लेवल एंड पेन पॉइंट, यानी कि टीचर को ये जागरूक होना चाहिए कि जानकारी होना चाहिए कि चाइल्ड उनका लर्निंग लेवल क्या है और उनका पेन पॉइंट यानी कि कहाँ पे उनको असुविधाएं हो रहे हैं। आफ्टर ग्रुप मेक्स फ्री प्रेजेंटेशंस टीचर गिव फीडबैक टू ईच ग्रुप, यानी कि जब ग्रुप बनता है या कोई ग्रुप प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करने के लिए आ रहे हैं तो टीचर को वहाँ फीडबैक देने ईच ग्रुप को फीडबैक देना चाहिए कि और क्या होने से अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा किए हैं। हर समय एनकरेज के साथ ही फीडबैक देना चाहिए। रेगुलर चेकिंग ऑफ वर्कशीट नोट कॉपीज एंड फीडबैक टू चिल्ड्रेन, यानी कि रेगुलरली डेली बेसिस में रेगुलरली टीचर बच्चे का वर्कशीट कार्य पुस्तिका यानी कार्यफल को नोट कॉपीज़ को चेक करना चाहिए कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और उसके हिसाब से बच्चे को एप्रिसिएट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि आगे और अच्छा करे। रेगुलर चेकिंग ऑफ वर्कशीट नोट कॉपीज एनालिसिस एंड फीडबैक टू इंडिविजुअल की, और रेगुलरली बच्चे का जो कार्य फर्द या नोट कॉपी को चेकिंग करते हैं, साथ ही साथ उसको एनालिसिस भी करना चाहिए टीचर को कि में जो टास्क के हिसाब से बच्चे कितना कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी चीज़ टीचर जानकारी लेना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को एनकरेज और एप्रिसिएट करते हुए बच्चे को समझाना चाहिए। टीचर यूज एरर एंड एज डाटा टू सी व्हेयर द चाइल्ड इज ऑन द लर्निंग कर्व एंड टेक हर हिम फॉरवर्ड। टीचर को ये भी जानना चाहिए कि जो सिखाने तरीक़ा में, सिखाने के समय में और बच्चे के सीखने के प्रक्रिया में क्या एरर, क्या गलती हो रहा है, उसको भी टीचर हर एक बच्चे के बारे में समझ बनना चाहिए। साथ ही साथ लर्निंग का जो कर्व है, लर्निंग का जो रेखा है, कैसे बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है कि घट रहा है, वो सारी चीज़ का भी जैसे कि आगे बढ़ते हुए प्लान के हिसाब से सही में जा रहा है कि पीछे जा रहा है, और वो भी टीचर को एनालिसिस कर सकना चाहिए और उसी के साथ टीचर आगे बढ़ना चाहिए। अभी चर्चा करते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट और इवैल्यूएशन। समेटिव यानी कि योगात्मक असेसमेंट, फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक, डायग्नोसिस्ट यानी कि नैदानिक, प्लेसमेंट या जजमेंटल यानी कि नियोजन के समय में जो किया जाता है असेसमेंट। तो ये 4 प्रकार के असेसमेंट होता है और
इसका बारे में विस्तृत में आइए बात करते हैं। डिफरेंट बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी कि पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के समय में ही जो असेसमेंट किया जाता है वो ही उसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस में किया जाता है। और वो क्या होता है ना, प्रोसेस ओरिएंटेड, हाउ लर्निंग इज गोइंग, या पढ़ाई जो कैसे लर्निंग कैसे आगे जाएगा, ये इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि बच्चे या लर्निंग जो पढ़ाई कैसे आगे जा रहा है, इसके लिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। और साथ ही साथ जो रिफ्लेक्टिव, यानी कि इंटरनली डिफाइन गोल्स, जो गोल्स है कि आप जो डिसाइड करते हैं कि ये मैं ये सिखाना चाहता हूँ, तो वो सही में मैं सिखा पाया कि नहीं पाया, या सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, वो कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस में जो असेसमेंट किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, उसके तहत ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये काम मेरा इतना हुआ है और इतना आगे मेरे को करना है, या गोल के पास पहुंचने के लिए इतना करने चाहिए। तो ये डिसाइड करने के लिए टीचर को आसान होता है, इसके लिए ये असेसमेंट करते हैं। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक, यानी कि आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जो ऑनगोइंग प्रोसेस में ही ये असेसमेंट होता है। और ये टीचर को और ज़्यादा इसमें जानकारी मिलता है, मदद मिलता है कि मैं कौन सा एरिया को इम्प्रूव करूं, बच्चे कहाँ पे कमी है, कहाँ पे नहीं सीख पा रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम है। तो वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इसमें आइडेंटिफाई हो पाता है, कर पाते हैं। जो डायग्नोस्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारे पैर में दर्द है कि घुटने में दर्द है, तो वो प्रॉपर समझ के साथ समझ कर वो वहाँ ऑइंटमेंट देते हैं। और उस तरह टीचर को भी उस तरह कौन सा एरिया है जो कि इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, उसी चीज़ को पता चलता है ये असेसमेंट के ज़रिए। समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि फाइनल टू जज क्वालिटी। इवैल्यूएशन जो है कि समेटिव इस इवैल्यूएशन, यानी कि ये जो मूल्यांकन होता है, ये फाइनल टू जज क्वालिटी, यानी कि साल के बाद या एक प्लान कंप्लीट होने के बाद जो असेसमेंट का किया जाता है, समेटिव, इसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, कि एक प्लान कंप्लीट होने के बाद ये करना पड़ता है। और ये क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, व्हाट वी लर्न, मतलब क्या सीख चुके हैं, क्या सिखाए हैं, क्या सिखाया गया है, वो इससे पता चलता है। प्रेस्क्रिप्टिव, एक्सटर्नली इम्पोज्ड स्टैंडर्ड, यानी कि एक्सटर्नली इम्पोज स्टैंडर्ड, यानी कि ये असेसमेंट इस तरह है कि केवल टीचर ही नहीं, जितने भी इर्द गिर्द में कोई भी लोगों के पास एक माध्यम है कि बता सकते हैं कि उनको दिखा के समझा सकते हैं कि ये पहले ये था और अभी फाइनली कि ये स्थिति है। और ये केवल खुद जानने के लिए नहीं है, ये सबको समझने के लिए ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है। और प्लेसमेंट जजमेंटल, अराइव एट एन ओवरऑल ग्रेड एंड स्कोर। और जब ये फाइनली जो असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो क्या करता है कि एक जजमेंटल
वे में पहुँच जाते हैं कि मेरा बच्चा 10 से 10 लाया, मेरी बच्चे 9 से 9 रख पाया, 9 से 8 रख पाया, और ये इतना से इतना स्कोर कर पाया, ये कहाँ न कहाँ जजमेंटल है, तर्क संगत है। जजमेंटल यानी कि तर्क संगत है। केवल इसमें केवल टीचर ही जज करने के लिए नहीं है। कोई अभिभावक हो, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी व्यक्ति है कि इसको प्रॉपर जजमेंट करने के लिए ये एक दिखाता है कि ये क्या चीज़ें हैं कि बच्चे कितना नंबर लाया है, और कैसे लाया, ये सब चीज़ पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी हम लोग बात किए कि ये गुड क्लासरूम का क्या सिक्स एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए। तो आप सभी लोग आपका बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इतना ही नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए। एक सिक्स क्लासरूम का सिक्स जो पैरामीटर सिक्स एक्सपर्ट में और क्या इम्प्रूव किया जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिए, और आपका भी कुछ जानकारी है तो ज़रूर बताइए। हम लोग उसमें फिर से उसमें उस चीज़ को शामिल करेंगे, जोड़ेंगे, और बच्चे को अच्छा से अच्छा एक क्लासरूम का माहौल देंगे, ताकि बच्चे को सीखने में, सिखाने में बच्चे को, टीचर को परेशानी ना हो। नमस्ते, जोहार।